हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है हाइड्रोजन है वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है और सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है। सिंपलेस्ट एलिमेंट क्यों कहा हमने? क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी बात, आपका यूनिवर्स में जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर कोई एलिमेंट है तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की थी? तो आपके हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया था। कैसे बनाया था इन्होंने क्या किया, आयरन की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जिससे हाइड्रोजन गैस निकली। अब देखो हाइड्रोजन की नेमिंग किसने की? तो एक लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन नाम दिया। क्यों दिया इन्होंने हाइड्रोजन नाम? क्योंकि यह दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस जेन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हाइड्रोजन पड़ा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप तो जानते हो ना कौन से होते हैं? जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो 3 आइसोटोप कौन कौन से हैं? 1H1 यानी इसे प्रोटियम कहते हैं, 1H2 इसे ड्यूटेरियम कहते हैं और 1H3 इसे ट्रिटियम कहते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका ट्रिटियम है वो रेडियो एक्टिव होता है। इससे क्या होगा कि लो एनर्जी के बीटा पार्टिकल इमिट होंगे। अब अबंडेंस की बात कर ले तो प्रोटियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, यह होता है लगभग 99.985%। आपका ड्यूटेरियम है वो होता है 0.015% और ट्रिटियम बहुत कम अमाउंट में होता है, 10⁻⁻15%। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो ट्रिटियम का एक एटम, 1 एटम ऑफ ट्रिटियम मिलता है किसमें? 10⁻18 एटम ऑफ प्रोटियम में। यानी प्रोटियम के अगर 10⁻18 एटम मिलेंगे तो उसमें सिर्फ एक एटम किसका होगा? ट्रिटियम का होगा। यानी बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है ये। अब इसकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी की, आपको पता चल गया होगा क्योंकि हमें मास नंबर से चेक करना होगा। प्रोटियम का जो मास होता है वो 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का क्या है? 3 है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी मास पे डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा और उतनी ज्यादा क्या होगी? डेंसिटी होगी। यानी प्रोटियम से ज्यादा ड्यूटेरियम की होगी और ड्यूटेरियम से ज्यादा ट्रिटियम की होगी। इसके अलावा आप ये भी लिख लो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसमें 1 होंगे, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे? सेम होंगे। तीनों में क्या है? 1 है। बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट होंगे। देखो भाई न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इसके जो मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0, 2 - 1 1 और 3 - 1 2। यानी इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। अब ये तो होगी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एबंडेंस की बात। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रिटियम। इसमें अगर बात करें हम, ट्रिटियम तो क्या होता है? बहुत कम अमाउंट में है तो डेटा इतने सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अब इनमें अगर बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की तो प्रोटियम से ज्यादा ड्यूटेरियम की होगी। ठीक है, और रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी तो आपको पता है इनवर्स होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, तो किसकी होगी? प्रोटियम की ड्यूटेरियम से ज्यादा होगी। यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। अब अगर मैं बात करूं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। या फिर आपसे ये पूछ ले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसकी होगी? तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या होगी? ड्यूटेरियम की प्रोटियम से ज्यादा होगी। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना है कि इनकी अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सेम होती है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है।
केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मेनली किस पे डिपेंड करती है, केमिकल प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिफरेंट होगी। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगी, एंथैल्पी ऑफ यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। ठीक है, तो हमें यहां से पता चल गई रिएक्टिविटी कि प्रोटियम की ड्यूटेरियम से ज्यादा होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, प्रोटियम की ड्यूटेरियम से ज्यादा होगी। बट अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपके सामने लिखी हुई है, क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम थी बट आइसोटोप की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी। जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी है, ये सारी क्या आ जाती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है। हाँ, इसके अलावा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करें तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ये जो सारे डेटा मैं आपको बता रहा हूं, जो भी मतलब दिए हैं मैंने, ये एनसीईआरटी से दिए हैं, कोई अलग नहीं है। इसमें जैसे एनसीईआरटी में आपको डेंसिटी गिवन है, वो याद रखने की वैसे आपको जरूरत नहीं है। जैसे इसकी डेंसिटी दी हुई है 0.09, इसकी है 0.18 और इसकी है 0.27, यानी आसान है याद रखना। 9 की टेबल ही है, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन आपका। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है भाई, क्या ध्यान रखोगे कि आपका एक हेरोल्ड सी यूरे नाम के साइंटिस्ट हुए। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ड्यूटेरियम को प्रोटियम से सेपरेट किया था फिजिकल मेथड के द्वारा। ठीक है, फिजिकल मेथड के द्वारा, और इसके लिए इन्हें 1934 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, और ड्यूटेरियम को हम हेवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, हेवी हाइड्रोजन। तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेस पे मैं हाइड्रोजन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक होता है आपका एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरा होता है नेसेंट हाइड्रोजन, और तीसरा होता है एडजॉर्ब्ड या फिर ओक्लूडेड हाइड्रोजन। अब देखो एटॉमिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, आपका जैसे H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन होती है, आपको पता है डाई एटॉमिक होती है ना, डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसको, H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। इसको अगर मैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दूं, ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने क्या किया, हाई टेम्परेचर दे दिया, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और ये क्या दे देगा, एटॉमिक हाइड्रोजन देगा। यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, हाई टेम्परेचर दिया तो डिकम्पोज होके क्या देगा, एटॉमिक हाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब प्रोसेस क्या है, ये एंडोथर्मिक है ना, हीट दी है हमने, ये क्या है, एंडोथर्मिक हीट दी है, तो मतलब ये जो हाइड्रोजन बना है वो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, या फिर मैं ये कहूं अनस्टेबल होगा। ये क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, मतलब ये तुरंत किसी के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाएगा ताकि स्टेबल हो सके। अब बात करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन की। तो नेसेंट हाइड्रोजन कैसे बनता है, बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखना, वो तो हमने हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज करवाया है, और ये नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ये केमिकल रिएक्शन किसके साथ हो सकती है, एसिड के साथ हो सकती है, बेस के साथ हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई और केमिकल हो। जैसे आपकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं कि जैसे आपका जिंक है, और जिंक की मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होती है, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बना उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, उसको हम ये कहेंगे उसने, हाइड्रोजन ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, जिससे इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जैसे ही बनता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहेंगे 2 एटम नेसेंट हाइड्रोजन के बन गए केमिकल रिएक्शन के द्वारा।
इसी तरह अगर मैं बेरिलियम की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दूं, ठीक है, ये एम्फोटेरिक है, तो ये एसिड के साथ भी कर जाती है रिएक्शन और बेस के साथ भी कर जाती है। तो क्या बनेगा, Na2BeO2 और प्लस क्या बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, बैलेंस खुद कर लेना भी। तो ये भी नेसेंट हाइड्रोजन मैं बार बार कह रहा हूं, अनस्टेबल होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान बना और उसी टाइम दूसरे हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन करवा दूं एल्कली मेटल से, मान लो मैंने सोडियम से करवा दी, तो क्या होगा, यहां C2H5ONa बनेगा, सोडियम इथोक्साइड बन गया और नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान द्वारा नेसेंट हाइड्रोजन बनता है, अगर हीट के द्वारा डिकम्पोज करें तो आपका एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। यह आता है एडजॉर्ब्ड या ओक्लूडेड हाइड्रोजन। कई बार क्या होता है कि जैसे ट्रांजिशन मेटल के केस में होता है ये नॉर्मली, कि उनके सरफेस पे क्या होगी, जो हाइड्रोजन गैस है वो एडजॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे एडजॉर्ब्ड या ओक्लूडेड हाइड्रोजन कहेंगे। एक बात और ध्यान रखना कि मेटल के द्वारा गैस को एडजॉर्ब करने के प्रोसेस को हम ओक्लूजन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, मेटल के द्वारा गैस को एडजॉर्ब करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओक्लूजन कहते हैं। ठीक है, और जो गैस एडजॉर्ब हो गई उसे हम क्या कहेंगे, ओक्लूडेड हाइड्रोजन कहेंगे या ओक्लूडेड गैस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुई है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, ओक्लूडेड हाइड्रोजन। और जो मैक्सिमम जो ओक्लूजन की प्रॉपर्टी शो करता है वो कौन करता है, प्लेडियम करता है। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट में गैस को एडजॉर्ब कर सकता है। तो ये तीन तरह की आपकी हाइड्रोजन थी, एक एटॉमिक हाइड्रोजन, एक नेसेंट हाइड्रोजन और तीसरी है एडजॉर्ब्ड या ओक्लूडेड हाइड्रोजन। अब हमने रिएक्टिविटी के बेस पे क्लासिफाई किया था, तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जाहिर सी बात है इसमें बहुत ज्यादा मतलब क्या होगा, एनर्जी है, यानी हाईली अनस्टेबल है ये, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी एटॉमिक हाइड्रोजन, उसके बाद में नेसेंट हाइड्रोजन और सबसे कम अगर तीनों में बात करें तो एडजॉर्ब या ओक्लूडेड हाइड्रोजन रिएक्टिव होगी। या फिर चौथा आप ये भी लिख सकते हो कि इनमें से भी अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और गिवन हो तो सबसे कम कौन होगी, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्टिव होगी। ठीक है, तो नोट करो ये नेक्स्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन न्यूक्लियस स्पिन, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रोटॉन स्पिन आइसोमर या फिर एलोट्रोप ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो कि ये मेनली किस केस में कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में, H2 के केस में। तो देखो अब दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या होती है कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात। अब प्रोटॉन की स्पिन का डिस्कस हम यहां करेंगे। कैसे, मान लो ये हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका न्यूक्लियस ये है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है जिसने इसके साथ कंबाइन कर लिया और इसका न्यूक्लियस ये है। अब इसका जो न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रहा है इस डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में इसका न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, यानी इसका जो प्रोटॉन है और इसका प्रोटॉन है दोनों सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। तो इससे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम ऑर्थो हाइड्रोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोजन। और रिवर्स हो जाए, यानी ये हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, यह न्यूक्लियस है इसका और यह इसका न्यूक्लियस है, इसका प्रोटॉन ये है और इसका ये है, इसका इन दोनों के प्रोटॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, तो इससे जो हाइड्रोजन बनेगा उसे हम पैरा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, आसान है, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। दोनों अगर प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो ऑर्थो बनेगा, अपोजिट में कर रहे हैं तो पैरा बनेगा। अब देखो सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं मतलब इनमें रिपल्सन ज्यादा होगी, रिपल्सन ज्यादा होगी तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है ऑर्थो की वो पैरा से ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें रिपल्सन ज्यादा है। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि अब अगर हमें कह दे कि इनके अबंडेंस के बारे में बात करें तो ये ऑर्थो हाइड्रोजन है और ये क्या है, पैरा हाइड्रोजन। तो अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें, यानी मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आपका ऑर्थो हाइड्रोजन होता है वो 75% मिलता है और पैरा हाइड्रोजन है वो 25% मिलेगा। यानी रेशो क्या होगा, 3:1, इस रेशो में मिलते हैं।
और टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करता जा रहा हूं, एक लिक्विड एयर टेम्परेचर होता है, कितना होता है ये 77 केल्विन। इसमें क्या होगी, दोनों की एबंडेंस है वो इक्वल होगी, यानी ये 1:1 में पाए जाएंगे। मैंने टेम्परेचर और डिक्रीज कर दिया, मैंने टेम्परेचर कितना कर दिया 20 केल्विन कर दिया, यानी मैंने क्या किया -253 केल्विन डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है, -253 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन कर दिया है। तो अब क्या होगा, आपका पेरा है वो 100% होगा और ऑर्थो क्या होगा 0 होगा। यानी मैं अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता जाऊंगा तो ऑर्थो की अबंडेंस डिक्रीज होती जाएगी और पेरा की अबंडेंस क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी मैं इस टेम्परेचर पर प्योर पेरा ऑब्टेन कर सकता हूं। बट अगर क्वेश्चन आ जाए क्या हम प्योर ऑर्थो ऑब्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो आपका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होके एटॉमिक हाइड्रोजन दे देगा। हमने अभी पढ़ा एटॉमिक हाइड्रोजन दे देगा, तो मतलब हमें प्योर ऑर्थो नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हाँ, अब बात करें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की, तो केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी, दोनों की सेम होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब देखो भी, हाइड्रोजन है वो H की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और H- की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, दिखाई दे रहा है 0 है, इस पे +1 है और इस पे क्या होगा -1 होगा, ठीक है। अगर इनमें मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें क्या है 1 है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s1, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 0 इलेक्ट्रॉन रह गए, और इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 हो गए, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो H+ है वो कभी भी, जैसे एक्वस सॉल्यूशन की बात कर लूं मैं, एक्वस सॉल्यूशन में कैसे एग्जिस्ट करेगा, कभी भी H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि साइज बहुत स्मॉल हो गया इसका। तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन कर लेगा, जैसे मैं यहां लिख देता हूं H2ON, ठीक है, इस तरह से लिख लो चाहे। तो N क्या हो सकता है, N अगर 1 हो तो ये कैसे होगा, H2O H+ है, यानी H3O+ हो जाएगा, है ना, एक हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया, ये 1 है, तो H2O H+ है तो मतलब 3H हो गए, O हो गया तो H3O+ हो गया। और N की वैल्यू अगर 2 हो तो कैसे लिखेंगे भाई, यहां पे 2 आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, H+ है H2O2, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए 2 × 2 4, एक ही है 5, H5, O कितने हो गए O2+, ठीक है। तो N की वैल्यू 3 4 5 इस तरह से आप लिख सकते हो। ये किसके बेस पे हो गया, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, हाइड्रोजन की। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या होता है, ये पहला क्या लिखोगे, ये कलरलेस होता है, हाइड्रोजन है वो, टेस्टलेस होता है, इसके अलावा ऑर्डरलेस होता है, स्पेलिंग चेक कर लेना भी। इसके अलावा क्या होगा, इनसोल्यूबल इन वाटर होगा, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर समझ गए ना, H2 है जैसे HH है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, इनके बीच में रहेंगे। इसके अलावा डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, और कंबस्टिबल होता है भी, ठीक है। इसके बाद में अक्रेंस की भी बात कर लेते हैं कि आपको मैंने बताया था यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ये यूनिवर्स, यानी 70% यूनिवर्स में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा हमारे अगर अर्थ में बात करें, इन दी एटमॉस्फेयर में बात कर लेते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में यह होता है 0.15%, यानी बहुत कम अमाउंट में मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है वो लाइटर गैस है, हल्की है तो ऊपर चली जाएगी, है ना, तो इस कारण से यहाँ क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में मिलती है। बट अगर ये अर्थ क्रस्ट में मैं बात करूं कंबाइन फॉर्म में,
तो ये लगभग 15 पॉइंट समथिंग गिवन है, आप एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेना, यानी 15% के लगभग होती है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में कंबाइन फॉर्म में। और आपको पता है जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसमें क्या होती है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, इन सब में क्या पाई जाती है, आपकी हाइड्रोजन एसोसिएटेड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, ओशियंस है, समुद्र है तो वहां मिलेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन लार्ज अमाउंट में मिलेगी। इसके अलावा आपके जो जुपिटर एंड सैटर्न है उसमें तो लार्ज अमाउंट में आपकी हाइड्रोजन ही मिलती है, यह बात ध्यान रखना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है वो हाइड्रोजन है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना कि जो सरफेस ऑफ ग्लोब पर थर्ड मोस्ट अबंडेंट जो आपका एलिमेंट है वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।